ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही लेट हो रहा है। आई नो कि आप लोग का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि यार मेरा भी इधर बहुत ज़्यादा कॉलेज का काम पड़ रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और यार थक भी बहुत जाता हूँ, तो इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब मैं फ्री रहता हूँ तो वीडियो एक ही बार रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं दिवाली के टाइम पर भी जितनी भी वीडियो थी उतना डाल चुका था, तो अभी मतलब बैकअप में भी रिकॉर्ड करके रखा नहीं हूँ। तो जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अ, तुरंत ही डालना पड़ रहा है, तो इसीलिए बैकअप में कोई भी वीडियो नहीं है। और जब काम आ जाती है तो रुक जाती है वीडियो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब आगे से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि कुछ दिन का और कॉलेज की काम है। जो ये पूरी मंथ है उतना पूरा में ही काम रहेगा कॉलेज में, तो अभी थोड़ा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तब तक हो सकता है कि डिले होते रहे कोर्स, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और हाँ, जो लोग भी बोल रहे थे कि आप मतलब कि जो रोड मैप है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। रोड मैप मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखो, गेटेक्स की जो वीडियो आनी थी वो मैंने लिखा तो था दो ही में कि गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे और फिर फाइनल सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो, स्टेट मैनेजमेंट अगर हम लोग गेटेक्स सीख रहे हैं तो डीप में जाना मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर तुम पढ़ो वो डीप में जाए, भले ही एक दो वीडियो वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन उस चीज़ की नॉलेज आपके ऊपर होना चाहिए। या ऐसा ना हो कि आपने गेटेक्स पढ़ लिया और हाँ आपको पता ही नहीं है कि गेटेक्स में और अदर चीज़ें क्या होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर मैंने बोला था कि स्टेट मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा गेटेक्स से, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं स्टेट मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगा, उसकी जितने भी अदर यूटिलिटी है जो वो नहीं बताऊंगा, या फिर गेटेक्स की मदद से हम लोग एपीआई को कैसे फेच करेंगे वो नहीं बताऊंगा। तो फिर पढ़ने की गेटेक्स पढ़ने की फ़ायदा क्या है अगर आप वो सारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो। यही डिफरेंस है अदर कोर्सेज में और हमारी कोर्सेज में, कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ वो पूरी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चाहे तो लेट हो या हो, जो भी हो, लेकिन हाँ वीडियो लेट आए जो भी आए, लेकिन जब वीडियो आती है तो क्वालिटी वीडियो आती है। इसीलिए मैं कोई भी ऐसी वैसी वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालना चाहता जिससे कि आपको भी टाइम बर्बाद हो और आपको देखकर गुस्सा है कि नहीं, ये जो वीडियो है आधा घंटे की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो, उसमें मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लो, मैं पूरी कोर्स की जितनी भी मैंने रोड मैप बनाया था वो एक भी चीज़ें नहीं छूटेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एडिशनल चीज़ें मिले, लेकिन हाँ जितनी भी रोड मैप थी वो नहीं छूटेगा। आप इतना मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो देखो और उसको सीखो, ठीक है। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ दिमाग लगाने के लिए। चलो, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनली एपीआई के ऊपर हम लोग कॉल करना सीखेंगे, कि एपीआई को हम लोग कैसे कॉल करेंगे गेटेक्स की मदद से। चलो पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि आपकी कोड नहीं दिखता, पता नहीं क्यों नहीं दिखता। क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन मैं जब अपलोड करता हूँ तो पता नहीं क्यों धुंधला सा, थोड़ी सी कोड धुंधली दिखती है, ठीक है। मैंने भी ऑब्जर्व किया वो चीज़ें। चलो, तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे वो मतलब कि स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे एपीआई को कॉल करके हम लोग कैसे दिखाना चाहते थे। एक एपीआई मैंने लिख के रखा है, मतलब खोज के रखा हूँ, जो कि ये गिटहब की एपीआई है। आप कभी भी सर्च करोगे गिटहब यूजर एपीआई, या फिर ये वाले लिंक पे आप आ जाना। यहाँ पे आपको गिटहब के कुछ यूजर्स की एपीआई मिलेगा। यहाँ पे देखो इतने सारे यूजर्स, उसकी हम लोग को डिटेल्स मिल रहे हैं और ये डिटेल्स को हम लोग यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम लोग ये एपीआई को कॉल करेंगे, उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे एपीआई से डिलीट करना डेटा या फिर उसके ऐड करना। क्योंकि ये जो एपीआई है वो पब्लिक एपीआई है, और ये एपीआई में हम लोग को सिर्फ यूज़र को गेट करने की परमिशन है, ना कि इसके अंदर हम लोग कोई यूज़र को ऐड कर सकते हैं या फिर कोई यूज़र ऐड है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन हम लोग को नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग इस एपीआई में अदर चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे जब भी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि एपीआई को कैसे काम करेंगे, तो वो जो एपीआई होगा वो मैं वैसा एपीआई खोज के लाऊंगा जिसमें हम लोग सारी काम को कर पाएँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जब एपीआई कॉल करना स्टार्ट कर रहे हो तब ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो ऐप है उसके अंदर गेटेक्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ, फालतू चीज़ें हैं। गेटेक्स इंटीग्रेटेड होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर एक कंट्रोलर बना लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम रख देता हूँ, इसको नया कंट्रोलर बनाते हैं एपीआई
कंट्रोलर, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ API कंट्रोलर, एक्सटेंड करते हैं गेटएक्स कंट्रोलर, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं एक फाइनल बनाता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग URL, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी URL है उसको हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमारी जो पहली URL, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस URL, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बेस URL, आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। और ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि API कॉल करने के लिए हम लोग को एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है HTTP। तो अगर आप यहाँ पे आओ HTTP फ्लटर सर्च करो तो आपको एक पैकेज मिलेगी, ये वाली पैकेज। इसको आप यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पे आकर इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर देना। इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, ये अपना काम कर ले जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, तो उसका काम कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग करेंगे क्या कि अपना API कंट्रोलर के आएंगे, यहाँ पे हम लोग को वो पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, जब हम लोग उसका काम करेंगे तो खुद से इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। HTTP पैकेज में वैसी बात नहीं होती। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा import HTTP, ठीक है। इतना लिखोगे तो जो हमारा ये वाला आ रहा है HTTP डॉट, अब इसको क्या करना है, एज HTTP लिख देना है, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि HTTP डॉट जो है वो किसी और पैकेज को भी फ्लटर के अंदर नाम रखा गया है, इसीलिए हम लोग उसका जो नाम है वो हम लोग HTTP इस तरह से लिखकर उसका यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो पैकेज है किसी और पैकेज से के साथ कोलैप्स नहीं कर जाए, इसीलिए हम लोग उसका अलग से एक नाम रख देते हैं, ताकि हम लोग को नेमिंग कन्वेंशन में कभी भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक वो बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, void लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गेट API, ठीक है। इसको एसिंक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग ये API को हिट करेंगे तब क्या होगा कि वो थोड़ी सी डेटा को कंज्यूम करेगा और एक इंटरनेट की प्रोसेस करेगा, और फिर जाएगा जितना भी यूजर्स की डेटा है उसको लेकर आएगा और यहाँ पे हम लोग को दिखाएगा। तो ये जितनी भी प्रोसेस है इसको करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अब वो टाइम के लिए हम लोग को एसिंक लगाना पड़ेगा, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी फंक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वही लाइन पे हमारी जो कोड है वो रुका रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कॉल करते हैं, एसिंक फंक्शन बनाते हैं। अब देखते हैं वो क्यों बनाते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ रेस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स लिखकर मैं लिखता हूँ अवेट और HTTP डॉट गेट लिखेंगे, और गेट में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए URI, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ URI डॉट पार्स, और उसके अंदर हम लोग अपना बेस URL डाल देंगे, ओके। अब इतना लिखते के साथ हम लोग ने क्या किया वो समझो। देखो ये चीज़ें मैं इतना डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जब मैं अगली बार API के ऊपर काम करूँगा तो इतनी डिटेल्स में चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या, यहाँ पे HTTP पैकेज का यूज़ करके हम लोग उसके अंदर गेट मेथड को कॉल किए, क्योंकि हमारी जो बेस URL है उसमें सिर्फ हम लोग गेट मेथड को ही कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि HTTP के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप अगर यहाँ पे लिखो तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट मतलब उसके अंदर कोई डेटा को डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर कोई डेटा हो तो डिलीट भी कर सकते हैं।
उसके अंदर पुट कर सकते हो, यानी कि कोई डेटा पहले से है उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी HTTP के मेथड हैं जो आपको तब पता चलेगी जब आप मतलब API के ऊपर काम करोगे। फिलहाल के लिए हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। गेट क्या है, एक मेथड है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी API के अंदर रखी हुई डेटा को हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे URI क्यों लिखें, क्योंकि जो हमारी बेस URL है और जो गेट है यानी HTTP की जो पैकेज है वो किस फॉर्मेट में कोई भी URL को गेट करता है, वो URI फॉर्मेट में गेट करता है। तो URI में URL को चेंज करने के लिए सिंपल सा लिखना है URI.parse और उसके अंदर URL को डाल देना है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, URI में। अब URI में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जो पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड वही है कि जो URL है उसको URI में दो हमको, ठीक है। इतना करने के बाद मैं प्रिंट करता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को मैं प्रिंट करता हूँ और देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलती है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में। अब इसको हम लोग कॉल करें उसके लिए कोई बटन भी होना चाहिए अपनी ऐप के अंदर, जिसको हम लोग प्रेस करके उसको कॉल करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ, कहाँ पे, कंटेनर के नीचे एक साइज बॉक्स लिखता हूँ, हाइट 20 का, और यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन लिखते हैं, कॉल API लिख देता हूँ। तो ये हमारी बटन हो गई। अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे ऊपर आकर, इसकी काम नहीं है तो ये इसको हटा देते हैं। API कंट्रोलर का हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे, API कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट API कंट्रोलर। इंस्टेंस बना लिया। वो API कंट्रोलर के अंदर जो हम लोग ने लिखा है फंक्शन, उसको यहाँ पे कॉल करवा देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा API कंट्रोलर डॉट गेट API, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग जब इसको बढ़ा लेते हैं, अपने डेबग कंसोल को बड़ा कर लेते हैं, और एक सेकंड, क्या हमारी डेबग कंसोल जूम हो सकता है? ओके, इतना जूम कर दिया मैंने, और अगर ज़्यादा करूँगा तो हमारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इतना जूम बहुत ज़्यादा है। अभी देखते हैं, क्लिक करूँगा मैं, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे पास कुछ चीज़ें आई है। यहाँ से देखो आप, और अगर नीचे तक आप देखोगे, एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर से कॉल करता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि यूज़र की जो डेटा है वो मिल रही है। और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो लॉगिन, यानी यूज़र का नाम मिल रहा है, यूज़र की आईडी मिल रही है, नोड आईडी मिल रहा है, उसकी अवतार इमेज मिल रहा है, ठीक है। अब ये सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे देखो, सेम वही चीज़ें हैं, वही सेम चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे गेट कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो प्रिंट क्या हो रही है, और ये कौन सी डेटा प्रिंट हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, इतना। तो ये जो डेटा हम लोग को मिल रहा है वो हमारे मिल रहा है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब आप बोलोगे कि अच्छा, रिस्पॉन्स के अंदर, बॉडी के अंदर तो डेटा आया, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो, रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। यहाँ पे आप एक और जो बहुत बढ़िया चीज़ हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्स में, वो होता है स्टेटस कोड। अब आप बोलोगे स्टेटस कोड क्या है, तो देखो अगर आप यहाँ पे आओ गूगल के अंदर, और यहाँ पे लिखो HTTP, यहाँ पे मैं लिखता हूँ API स्टेटस कोड, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो इमेज के अंदर आते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सा हम लोग को पिक्चर मिल जाए। हाँ देखो, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पिक्चर में क्या है कि हमारे पास एक तरफ स्टेटस कोड है और एक तरफ मेथड है, ठीक है। और इधर कुछ और लिखा हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। देखो, स्टेटस कोड 200 गेट के अंदर आती है, ठीक है। अगर गेट के अंदर 200 आया, यहाँ पे आपको मैं सही से नहीं समझा पाऊंगा,
ये वाली सही है। आप यहाँ पे देखना, यस 200 का मतलब कोड जो है सक्सेसफुली रन हो गया है और उसकी जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली आ गया, ठीक है, यानी ओके भी बोलते हैं उसको। 201 मतलब क्रिएटेड, जो भी चीज़ें हम लोग किए हैं वो क्रिएट हो चुका है। और 203 मतलब जो हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो नॉन ऑथराइज इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इतना 204 तक अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आती है यानी स्टेटस कोड आती है तो हम लोग को कोई आउटपुट तो मिलेगा, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, लेकिन इस टाइप की वार्निंग भी हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग को दिक्कत कहाँ आएगा, अगर आपकी जो स्टेटस कोड है वो 400 से ऊपर या 400 आ रही है तब आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन लोग के लिए ज़रूरत है जो एपीआई को बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी प्रिंट करवाएं कि हमारी स्टेटस कोड कितना आ रहा है। तो आपको देखकर ही पता चलेगा कि हमारी जो रिस्पॉन्स है वो सही से मिल रहा है, यानी कि स्टेटस कोड हम लोग को 200 आना चाहिए। देखो हमारी जो स्टेटस कोड है वो 200 आ रही है, ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ अपनी पता कर लिए कि हमारी स्टेटस कोड कितना, रिस्पॉन्स बॉडी में कितना आ रहा है। तो अब हम लोग एक एपीआई को गेट करके उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको तो ले लिए, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कैसे करेंगे तो वो देखेंगे। तो देखो अब जितनी भी हम लोग यहाँ से डेटा लाए हैं उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि वो वेरिएबल की डेटा हम लोग अपनी ऐप के अंदर यूज कर पाए। अब वो वेरिएबल हम लोग कैसा बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था एक मॉडल, ठीक है। हम लोग वो मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ से देखो एक डेटा को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, सैम्पल डेटा को, और यहाँ पे आकर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ यूजर मॉडल डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अभी देखो कि हमारी जो डेटा आ रहा है वो यही सैंपल के अंदर आ रहा है, यानी कि सभी यूजर्स के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और इसी को हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, इसी को एक मॉडल बनाएंगे, यूजर मॉडल बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर, इस पर क्लिक करूँगा और इसको लिखूँगा यूजर मॉडल। अगर आपको कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर नहीं आ रहा तो आपको बताता हूँ कि कैसे लाना है। ये हमारा एक मॉडल बन के तैयार हो गया। आपको उसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जेसन2 डॉट, कौन सी एक्सटेंशन है वो, ये वाला, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेना, आपको हो जाएगा काम। तो ये हम लोग ने एक मॉडल बना लिया। अब ये मॉडल के हिसाब से हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। चलो कैसे बनाते हैं वो भी देखो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RX और इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे लिखूँगा यूजर मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देंगे यूजर्स लिस्ट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से RX यूजर मॉडल, और इस तरह से आपको एक यहाँ पे फिर से यूजर मॉडल, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल बना लिए। अब ये वेरिएबल कैसा है वो आपको अभी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ, क्योंकि हमारी जो यूजर आएगी वो एक लिस्ट टाइप की आएगी, ठीक है। इस तरह से यानी कि हम लोग एक लिस्ट बनाए, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल के नाम से एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर बहुत सारे यूजर्स को हम लोग रखेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो यहाँ पे अभी तो यूजर्स लिस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन बाद में हम लोग इसको ऐड करेंगे। जब हमारी रिस्पॉन्स आ जाएगा तब हम लोग इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर हमारा 200 आता है तभी हम मानेंगे कि हमारी जो एपीआई है वो अच्छे से आ गई है, यानी कि हमारी रिजल्ट आ गया है। अगर नहीं आता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। बस इतना ही प्रिंट कर दूंगा मैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पता चल जाएगा हम लोग कि कुछ गलत हुआ है। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी स्टेटस आ गया, मतलब स्टेटस कोड 200 आ गया, यानी कि डेटा हमारे रिस्पांस के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया, तब हम लोग वो सारी बॉडी की डेटा को अपनी यूजर लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, पॉज में ही रिकॉर्डिंग कर लिया था। सिंपल सा मैंने ऊपर थोड़ा सा लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ऊपर मैंने जितनी भी बॉडी मैंने लेकर आया था रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, उसको बस मैंने जेसन में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। यूजर्स लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, और उसको हम लोग करेंगे यूजर मॉडल और फिर एक सेकंड, यूजर मॉडल फ्रॉम जेसन, और उसमें हम लोग यूजर को डाल देंगे। इतना करते ही हमारी जो यूजर्स है वो कहाँ ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो यूजर है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि जितने भी यूजर्स की डेटा इसके अंदर आएगा, वन बाय वन वो यूजर मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके वो हमारी यूजर्स लिस्ट की वैल्यू वेरिएबल के अंदर इंसर्ट करता जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही इंसर्ट हो जाए तब हम लोग चाहते हैं कि यूजर्स को, यूजर लिस्ट है उसको हमको प्रिंट करके दे दे कि कितना सारा यूजर हमारे पास आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स लिस्ट, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी लगा दूंगा इस तरह से, ताकि हम लोग को जब यहाँ पे कंट्रोलर आए तो रुक जाए, हम लोग को देख पाए कि यूजर्स लिस्ट में कितना सारा डेटा आया। ठीक है, ओके। अब फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो कंट्रोलर है यहाँ पे आकर रुक गया है। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ यूजर लिस्ट के अंदर, तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि वैल्यू के अंदर 30 आइटम आके ऐड हो चुका है। अब 30 आइटम के अंदर कितने सारे किया, इतने सारे क्या है, इतने सारे यूजर लिस्ट है, यूजर मॉडल है। ठीक है, इसको जब भी खोलोगे तो इसके अंदर देखो बहुत सारी डेटा हम लोग को मिलेगा, और ये वही डेटा है जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये सारी डेटा हम लोगों ने इस तरह से क्यों ऐड किया, ताकि अब इसको ये सारी डेटा कहाँ पे ऐड हो गया है, अब वो सारी डेटा ये हमारी वेरिएबल के अंदर आके रखा गया है। अब ये वेरिएबल को हम लोग जहाँ चाहें वहाँ अपनी ऐप के अंदर यूज कर पाएंगे। चलो अब वो देखते हैं कि हम लोग अपनी ऐप के अंदर कैसे यूज कर पाते हैं। तो इसको स्टॉप हो गया यहाँ पे, तो इसको ब्रेक पॉइंट को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ऐप को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये सारी डेटा हम लोग कैसे अपनी ऐप के अंदर यूज कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, तो फालतू चीज़ें मैं यहाँ से कट करता हूँ। ओके, ये वाली जो अभी रहने देते हैं ये वाला, और ये कंटेनर को मैं यहाँ से यहाँ तक कट कर लेता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, कॉलम बनाता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर आकर मैं यहाँ से चिल्ड्रन को हटा देता हूँ, जो डबल ब्रैकेट था। अब यहाँ पे लिखूंगा एपीआई कंट्रोलर के अंदर जो हमारा यूजर लिस्ट है डॉट, उसको मैप कर दो। मैप बोले तो एक एक एलिमेंट को हमको लूप में चलाना है, जितने भी एलिमेंट रहेगा उसको लूप में चलाएंगे। और लास्ट में जाकर यहाँ पे आप लिख दो टू लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट के जैसा बना देना उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने कट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब मैं सेव करूँगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो सारी डेटा, उतना सारा मतलब लिस्ट जनरेट हो जाएगा जितना हमारी डेटा थी, यानी कि 30 यहाँ पे लिस्ट हमारी जनरेट हो गई। जो भी हम लोगों ने कंटेनर बनाया हुआ 30 बार यहाँ पे जनरेट हो गया। अब जनरेट तो हो गया, लेकिन वो डेटा नहीं दिखा रहा है, जो डेटा अलग अलग है। यहाँ पे सबका एक ही नाम दिखा रहा है, एक ही प्रोफाइल दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी करंट डेटा यानी कि पहला का जो डेटा आ रही है वो किस में आएगा, इसी में। दूसरा का भी डेटा इसी में आएगा। तो जितना बार लूप चलेगा उतना सारा का डेटा इसके अंदर आते रहेगा। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो नाम शो करवाने के लिए यहाँ पे आता है, यूज करते हैं ई डॉट, और नेम कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं। नेम जो हमारा है वो लॉगिन के अंदर आ रहा है, और कुछ है क्या, नहीं।
नेम ही सिर्फ है तो हम लोग नेम शो करवाते हैं लॉगिन लिख के। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा e.login, ठीक है। यहाँ से कॉन्स्ट हटा दो और यहाँ पे लिख दो .toString। अब इससे क्या होगा कि सबका अलग अलग देखो नाम शो करने लगा। अब हम लोग को प्रोफाइल भी शो करवाना अलग अलग, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारी जो प्रोफाइल की URL है उसको कट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम था उसके लिए, प्रोफाइल कहाँ पे आ रहा, अवतार URL, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे लिखना पड़ेगा अवतार URL और यहाँ पे नल चेक लगा दो, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि सबकी अलग अलग हमारे पास फ़ोटो भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो सबकी ID प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख दूँ ID भी, यहाँ पे लिख दूँ e.id, तो वो भी चीज़ें आ जाएगी। देखो यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 27 जितनी भी सबकी ID है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी API है, जो हम लोग यही API की यूज करके ये सारी डेटा को हम लोग अपने ऐप के अंदर विद द हेल्प ऑफ गेटेक्स के हेल्प से फेच किए और वो सारी डेटा को हम लोग कैसे शो करवाएं वो भी देखें। लेकिन अभी और काम बाकी है। अब बोलोगे और क्या बाकी है, तो अब मैं आपको एक बार ऐप को रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ। ऐप हमारा रीस्टार्ट हुआ, लेकिन अब आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं यहीं पे वीडियो एंड कर देता तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। जब भी आप ऐप को रीस्टार्ट करते तब आपकी ऐप नहीं देखने को, मतलब ऐप के अंदर डेटा नहीं देखने को मिलता। जब आप इस पर क्लिक करते फिर भी डेटा नहीं आता। आप जब एक बार सेव करते तब आपको सारी डेटा यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन हमारी ऐप ऐसा थोड़ी रहना चाहिए। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे ऐप को रीस्टार्ट करें तभी हमारी जो डेटा है वो शो हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ कि हमारी जो कॉलम है उसको OBX से रैप करते हैं, OBX। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ हम लोग को, देखो अभी दिखाता हूँ। मैं एक बार आपको फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि पिछले बार जब हम लोग ने इस पर क्लिक किया था तब शो नहीं हुआ था, एक बार आपको सेव करना पड़ा था। इस बार मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और वैसे ही हमारी डेटा शो हो गया, एक बार आपको सेव नहीं करना पड़ा। यानी कि अब हमारा काम सिर्फ क्या है कि यहाँ पे क्लिक करने से API कॉल हो रहा है, वो API को ऑटोमेटिक कॉल करना जब ऐप रीस्टार्ट हो, यानी ऐप जब स्टार्ट हो तब हम लोग को कॉल करना। तो उसको कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो हमारी जो API कंट्रोलर है उसके अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे एक आती है ऑन इनिट, ठीक है। ऑन इनिट तब काम करता है जब ऐप रीस्टार्ट होता है, ठीक है। कैसे दिखाता हूँ, रीस्टार्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी बताता हूँ। ऐप स्टार्टेड, ठीक है, यही लिखता हूँ। अब देखो जैसे मैं ऐप को स्टार्ट करूँगा और जहाँ पे भी API कॉल हुआ है, यानी कि ये API कंट्रोलर का काम शुरू हुआ है। ये API कंट्रोलर हम लोग कहाँ पे इंसर्ट किए हैं, देखो हमारी होम पेज पे। जैसे हमारी होम पेज आएगी वैसी सबसे पहले कुछ किए बिना ये वाला फंक्शन कॉल होगा। दिखाता हूँ कैसे। देखो जैसे मैंने ऐप को रीस्टार्ट किया, ध्यान देना डीबग कंसोल के ऊपर। देखो हमारी जो ये वाला प्रिंट ऑटोमेटिक प्रिंट हुआ, हम लोगों ने कुछ भी क्लिक नहीं किया ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया कि ऐप स्टार्टेड। कैसे, तो ये ऑन इनिट के अंदर लिखा हुआ, और ऑन इनिट तभी कॉल करता है जब ऐप को स्टार्ट करते हैं, जब वो पेज आती है जो पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहीं पे हम लोग को क्या काम करने की ज़रूरत है, गेट API फंक्शन को यहीं पे कॉल कर देने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग वो बटन के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि वो बटन जब क्लिक करेंगे तब हमारी API कॉल होगा और सारी डेटा हम लोग को मिलेगा। तो अब हम लोग ने वो वाला API को वहीं पे कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी बटन मैंने बनाया उसको हटा देता हूँ। अब देखो कमाल, जैसे मैं यहाँ पे ऐप को रीस्टार्ट करूँगा,
हम लोग को कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारी जो डेटा है वो ऑटोमेटिक फेच होके आ जाएगी। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं कि जब तक हमारी डेटा लोड हो रही है तब तक हम लोग को एक लोडिंग का एनिमेशन शो होना चाहिए। चलो उसके लिए हम लोग कैसे काम करेंगे वो समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक rx bool नाम का वेरिएबल और यहाँ पे देता हूँ इज लोडिंग। सबसे पहले इसको मैं फॉल्स कर दूंगा obs, और क्या करूँगा कि जैसे ही ये फंक्शन के अंदर इंटर होगा तो इज लोडिंग डॉट वैल्यू को मैं ट्रू कर दूंगा, और जब भी ये डेटा को यहाँ पे गेट करके ला दें तब मैं क्या करूँगा इज लोडिंग डॉट वैल्यू फॉल्स। ठीक है, या फिर कोई एरर भी आएगा तो यहाँ पे आकर इज लोडिंग डॉट वैल्यू फॉल्स। ओके, तो अब हमारे पास एक वेरिएबल है जो बताती है कि हमारे पास हमारी जो ऐप है वो लोड ले रही है कि नहीं ले रहा। अब ये वेरिएबल के हेल्प से हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर लोडिंग एनिमेशन शो करवा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ये जो कॉलम है ये पूरा कॉलम को मैं यहाँ से यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ API कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग डॉट वैल्यू, अगर वो ट्रू रहेगा तो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर सर्कल वाला एक था ना, हाँ सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर हम लोग को शो करेगा। जब वो फॉल्स हो जाएगा तो हमारी जो डेटा है वो शो करेगा। ठीक है, अब इस एक बार देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन मैंने लिखा वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रीस्टार्ट करूँगा मैं इसको। देखो हमारी जो पहले सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर आया था उसके बाद फिर ये हट गया। ठीक है, लेकिन अभी दिक्कत ये हो रहा है कि हम लोग उसको सही से डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे शो होना चाहिए। तो एक बार इसको ट्रू कर देता हूँ ताकि वो हमारी सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखता रहे, और यहाँ से हमको फॉल्स करने की ज़रूरत है। फॉल्स को हटा दिया, अब हमेशा ट्रू रहेगा ताकि उसको हम लोग सही से कर दें। ओके, अब हम लोग इसको सही करना चाहते हैं तो एक बार इसको अगर मैं लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर देखूं, लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊँ तो कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, यही चीज़ को हम लोग रखना चाहेंगे। ओके, अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अब आपको दिखेगा कि जितना देर ये लोड ले रहा है उतना देर हम लोग को ये एनिमेशन चलेगा, और जब लोड ले लेगा तब हमारे पास हमारी जो डेटा है वो आ जाएगी। ठीक है, फाइनली हम लोग ने API जो कॉल करने का मेथड है वो बहुत बढ़िया से सीख लिया, और आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि ज़्यादा कोड भी मैंने नहीं लिखा और आपको समझा भी दिया कि हम लोग एक सिंपल सा API जिसपे हम लोग गेट कर सकते हैं, यानी एक पब्लिक API जिसपे कोई डेटा उपलब्ध है वो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। अब देखो आपको भी एक मतलब मैं वो दूंगा, प्रोजेक्ट देता हूँ, वो आप बना के रखना। ठीक है, देखते हैं कि आपने ये वीडियो से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो मैं आपको क्या प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो आप सर्च करना कोविड केसेस API डेटा। ठीक है, यानी कि कोविड के जितने भी केसेस है वो आपको अपनी ऐप के अंदर शो करवाना है। अब वो कोविड की केस आप कहाँ से लाओगे, तो उसके ऊपर बहुत सारी API है, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपको API कहाँ से मिलती है, और वो API को आप अपनी ऐप के अंदर यूज़ करके आप अपने कोविड के जितने भी केसेस है, कितना लोग डेथ कर चुके हैं, कितना लोग अभी एक्टिव है, कितना लोग रिकवर हो चुके हैं, उसको अच्छी तरीके से दिखाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कितने लोग ये वाली प्रोजेक्ट को बना पाते हैं। अगर बना पाते हो तो डिस्कॉर्ड पे जाकर मुझे वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना या फिर एक वीडियो भेज देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग सीख कर सही में कोई प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो थोड़ा लेट हो तो पेशेंस रखना यार, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ। आई होप समझ पा रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।